सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि हमारे पास 2 डायमेंशनल एक्स और वाई अक्ष को प्रयोग करते हुए हमें कुछ समीकरणों को हल करना है, उनके ग्राफ बनाने हैं, उनके कुछ हल निकालने हैं, उनको किसी ग्राफ पर हमें रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है, खींचना है। उनसे कहीं कुछ हमें ये भी सत्यापित करने के लिए होगा कि ये कोई बिंदु इस रेखा पर सत्यापित करता है या नहीं करता, कोई निर्देशांक उस रेखा को सत्यापित करते हैं या नहीं करते। एक स्टैंडर्ड समीकरण के रूप में इसको बदलकर हम उससे तुलना करेंगे कि उस x के गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है और जो अचर पद है वो क्या है। उन सब के साथ साथ सबसे पहले मैं उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको एक बार दिखा दूँ जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। वो लिस्ट इसलिए बनाई है कि वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं, क्योंकि यही एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। आपको बता दिया जाए कि बुक में जो क्वेश्चन हैं वो बहुत कम हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। बुक वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते, तो क्वेश्चन बाहर से ही आते हैं। इसलिए उन क्वेश्चनों को हमें अलग से रिवीजन करना, अलग से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हाँ, बेस बुक के होते हैं, बेस तो बुक के ही क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े एडवांस और मिक्स कर दिए जाते हैं। तो यदि हम क्वेश्चनों को देखें तो एक बार हम क्वेश्चनों को दिखाना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हैं जो तुम्हें करने हैं। यहाँ हम उन क्वेश्चनों को इसलिए भी दिखाते हैं कि आप लोग यदि खुद करना चाहें इन क्वेश्चनों को तो अच्छा है कि उन क्वेश्चनों को तुम खुद ट्राई करो, और बाद में यदि कहीं कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो हमसे या अपने टीचर से जो भी आपको पढ़ाते हैं उनसे उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर सको। तो ये क्वेश्चनों की लिस्ट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी तुम्हें मिल जाए। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1, सारे क्वेश्चन जितने भी थे, ये ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, और यही क्वेश्चन है जो 4 सालों में रिपीट हो रहे हैं। 16 क्वेश्चन जो सारे हैं वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं रिपीट भी हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन मैंने कम लिए हैं, इनमें जो रिपीट हो रहे थे उनको मैंने छोड़ दिया है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 करते हैं और समझते हैं कि इनको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है कि जांच कीजिए कि 0-2 कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक दिया हुआ है कि 0-2 समीकरण x - 2y = 4 का हल है या नहीं। तो कौन सा बिंदु है? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसने कहा बिंदु 0-2 है और समीकरण है हमारे पास x - 2y = 4। ये इसका हल है या नहीं, इसको कैसे पता करेंगे, ये ध्यान देने की वाली बात है। यदि x का मान 0 और y का मान 2 यहाँ रख दें तो क्या ये 4 हमारे पास आता है? यदि ये आता है तो ये इसका हल होगा, अदरवाइज नहीं। ये एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इसी तरह का कि पता करो कि ये बिंदु इसका हल है कि नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे, माना यदि इसको सॉल्यूशन करेंगे तो माना x = 0 y = 2। ये कहां से x = 0 और y = 2? इस बिंदु से। इस बिंदु के निर्देशांक को हमने x 0 और y 2 ले लिया और उसको हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में
पुट करेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y है। अब इसमें यदि हम x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को 2 पुट कर दें तो 0 माइनस 4, जो माइनस 4 आएगा और ये प्लस 4 के बराबर नहीं है। मतलब ये राइट में हमारे पास प्लस 4 है और लेफ्ट में हमारे पास क्या है, माइनस 4, तो ये बराबर नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, आते हैं 0-2 समीकरण का एक हल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन होगा। हाँ, यदि ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाए या ट्रू फॉल्स में आ जाए, सत्य और असत्य में आ जाए, या हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें 1 मार्क्स को इस तरह से करके दिखाना है। यदि ये ट्रू फॉल्स में आता है तब भी हमें करके तो देखना ही पड़ेगा कि ये इसके बराबर आता है नहीं आता। और नंबर 3, यदि ये एमसीक्यू में आता है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में आता है, बहुविकल्प के क्वेश्चन में आता है, तब भी हमें ये सॉल्व करके ही चेक करना पड़ेगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आती है इससे या नहीं आती। यदि ये दोनों साइड बराबर आती हैं तो इसका ये हल होगा, नहीं आती तो नहीं होगा। अब इसी तरह के कई क्वेश्चन और भी हैं, पूछे जाते हैं कि सत्यापित करो कि ये इसका हल है कि नहीं। तो हम इसको कर चुके हैं कि कैसे होगा, और हमें दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि पहले ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन बुक में हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बुक वाला ही है जो एग्जाम में भी आता है। उसमें कहा गया है कि एक समीकरण लो और उसको लिखो। किस रूप में लिखो? समीकरण है 3x + 2 = 0 को ax + by + c = 0 के रूप में लिखो। ये इन्होंने कहा। हमें इसको इस रूप में लिखना है और फिर ए बी सी के मान बताने हैं, या ए का मान पूछे या बी का मान पूछे या सी का मान पूछे। तो सबसे पहले क्या काम करना है हमें? यहां देखो, ये हमें लिखा हुआ है 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। हम यहां देख रहे हैं कि y का पद नहीं है यहां पर, तो हम इसको लिखेंगे 3x + 0 × y + 2 = 0। अब यदि हम इसकी यहां से तुलना करते हैं, ax + by + c = 0 से यदि हम तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखो, x का गुणांक यहाँ a है और यहाँ x का गुणांक 3 है, तो a बराबर हमारे पास आ गया 3। यदि वो b का गुणांक है, b क्या है, तो y का गुणांक यहाँ b है और यहाँ 0 है, तो b बराबर 0 हो जाएगा। और यदि अचल पद c के बारे में कहेंगे तो यहाँ c और यहाँ 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि a का मान ज्ञात करो, तुलना करके a का मान ज्ञात करो। तो a का मान यहाँ a कहाँ पर है? x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक क्या है? 3 है, तो a बराबर 3 आ जाएगा। वो ये भी कह सकते हैं कि b का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, b का मान क्या है, तो b यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ b का गुणांक b यदि निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। वो पूछते हैं अचर पद क्या है, c क्या है, तो c को हम तुलना करके यहाँ से निकाल देंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास एक समीकरण है, क्वेश्चन है कि ये 3x + y = 11 है। इसमें ये कहा गया है कि p के किस मान के लिए बिंदु ये रेखा पर स्थित है। कोई बिंदु है P2 इस रेखा पर स्थित है। इस रेखा पर स्थित होने का मतलब ये है कि x का मान ये और y का मान ये यहां डालोगे तो इसको सत्यापित करेगा। ये भी क्वेश्चन कह सकते थे कि सत्यापित करो कि x का मान ये और y का मान ये है, इसका सत्यापित कर दो।
जैसे अभी पिछले क्वेश्चन था कि सत्यापित करो कि वो उसको हल है या नहीं। तो यहाँ भी ये p का मान x और y का मान 2 रख करके हम देखेंगे कि यहाँ p का मान क्या है, और उसने यही पूछा है, कहा है कि ये बिंदु इस पर स्थित है, इस रेखा पर। इस रेखा पर स्थित का मतलब क्या है, एक रेखा है, ये रेखा कहीं है, तो यहाँ जो P2 है ये कहीं इस लाइन के किसी बिंदु को निर्देशांक है। तो जो रेखा की समीकरण हमने लिखी 3x + y = 11, तो यहाँ x को p और y को 2 पुट करके और काम कर देंगे हम। तो यहाँ सेम हम करेंगे कि x को हम p रखेंगे, y को 2 रखेंगे बराबर 11। तो यहाँ आएगा 3p 11 - 2, 3p = 9 और p बराबर आ जाएगा 3। अब यदि हमारे पास ये क्वेश्चन में पूछ ले कि निर्देशांक क्या होंगे, तो p के जगह पर 3 रख दो, तो 3 और 2 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। p का मान हमारे पास आया कैसे कि हमने x को p और y को 2 इसी समीकरण में रख दिया और हमें एक रिलेशन सॉल्व करने के बाद p का मान आ गया। ये सभी एक-एक मार्क्स के क्वेश्चन है और हर पेपर में 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आएंगे ही। एक एमसीक्यू में आएगा और एक आगे वो चाहे मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए या फिर सॉल्यूशन करने के लिए जाए, क्योंकि आपके पेपर में 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक-एक नंबर के हैं, तो 2 क्वेश्चन एक-एक नंबर के आने ही आने हैं। अगला एक क्वेश्चन है जो अभी जस्ट पेपर में आया कि एक समीकरण दी गई है, उसमें लिखा हुआ है 5 2x - 4 + 3x + 4y - 7 = 0 में y का गुणांक क्या है। अब y का गुणांक कहाँ है, पहले तो y देखो कहाँ है। देखो सिर्फ y एक जगह लिखा हुआ है, बाकी सब जगह x है, तो सिर्फ y जहां पर है उसका गुणांक पता करना है। सिंपल सा तुलना कर दो, तो यहां y का जो गुणांक है y का गुणांक बराबर 4। कितना सा लिखना है, क्यों है 4, क्योंकि y के साथ किसकी गुणा हो रही है, 4 की गुणा हो रही है, इसलिए y का गुणांक 4 है। अगले क्वेश्चन में कहा गया फिर एक क्वेश्चन वैसा ही जैसा सेकंड क्वेश्चन था कि यदि y = 3 है, यदि y = 3 को ax + by + c = 0 के रूप में लिखें, तो पहले तो ये लिखना पड़ेगा, तो a का मान क्या होगा। अब देखो यहां पर देखो, यदि हम देख रहे हैं कि यहां तो x है ही नहीं, x a कहां है, x के साथ है, लेकिन यहां x है ही नहीं, तो इसको लिखेंगे y = 3 को 0 × x + y - 3 = 0। अब देखो कि यहां पर हमारे पास x का गुणांक a है, तो यहां x का गुणांक क्या है, वो है 0, इसलिए a = 0 हो जाएगा। उसने पूछा a का मान क्या होगा, तो a = 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ a का पद है ही नहीं, x का पद है ही नहीं। जब x का पद नहीं है तो वहां 0 होता है, जो पद नहीं होगा उसको हम 0 लेते हैं। आगे फिर एक क्वेश्चन ये जांच करिए या सत्यापित कीजिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा कि यदि x = 1 और y = -1 है, तो जांच करो कि ये x + y + 2 = 0 का एक हल है। अब यहां इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये
x बराबर x प्लस वाई बराबर 2 का एक ये हल है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y के मान इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। यहाँ तो x और y दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई है, x को 1 y को -1 रखते हैं और देखते हैं क्या हमें आंसर मिला। ये तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ तो 2 था, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 2, 0 2 के बराबर नहीं है। जब 0 2 के बराबर नहीं है तो ये इसके बराबर नहीं है, मतलब इसका ये हल नहीं है। तो हल है या नहीं, यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आ जाए तो वो लेफ्ट साइड राइट के बराबर आएगी तो हल होगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो इस टाइप से ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके पास हुए। अब हम आगे जो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, वहां 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस में देखेंगे थोड़ा सा काम अधिक है। अब अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जहां समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। एक समीकरण है x प्लस 2y बराबर 4 और उसने पूछा है कि उस बिंदु के निर्देशांक बताओ जो समीकरण x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। अब हमें पूछना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप में समझना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। हमारे पास ये एक कार्तिक तल है, हिंदी में कार्तिक तल बोलते हैं, इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और ये 2 डायमेंशनल है, x एक्स y और y है। यहां ओरिजिन होता है। कोई लाइन यदि एक्स अक्ष को काटती है तो यहां कहीं काटेगी, इसके जो निर्देशांक होंगे वो x और 0 कुछ होंगे, क्योंकि इसमें x जो भुज है वो तो कुछ होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कोटि होगी वो 0 होगी। यदि कोई लाइन ऐसे y अक्ष को काट रही है तो यहां निर्देशांक जो होंगे वो 0 y होंगे। क्यों? क्योंकि भुज जो है वो 0 होगा और y कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो जब भी कोई लाइन, कोई रेखा किसी एक अक्ष को काटेगी, उसमें जिस अक्ष को काटेगी उस पर तो कोई वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, अंक होगा, लेकिन उसमें दूसरे अक्ष का मान 0 होगा। यदि वो x अक्ष पर है तो x 0 कोऑर्डिनेट लेंगे, निर्देशांक लेंगे, और y अक्ष पर है तो 0 y लेंगे। अब यहां पूछा गया कि ये x अक्ष को काट रही है, जब x अक्ष को काटती है तो यहां y 0 होना चाहिए। ये लाइन, ये क्या गया, x प्लस 2y बराबर 4 x अक्ष को काटती है। जब ये x अक्ष को काटती है तो क्या होगा, इसमें y का मान जो होगा वो 0 होगा। जब y का मान 0 होगा तो यहां रख देते हैं y का मान 0, तो x का मान क्या हुआ 4। अब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक जो होंगे वो 4 0 होंगे। बिंदु के निर्देशांक कह दो, जो हमें बिंदु निकालना था, बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो 4 0 होंगे। क्यों होंगे 4 0? क्योंकि x हमारे पास कुछ मान आएगा, y तो 0 ही था। क्यों? क्योंकि ये x अक्ष को काट रहा था। अब यदि इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं तैयार कर देता हूं कि यदि ये लाइन x प्लस 2y बराबर 4 y अक्ष को काटती है, तो क्या होगा, जब y अक्ष को काटेगी तो x 0 होगा, तो इसमें लिखेंगे x बराबर 0 होगा, और जब x 0 होगा तो x को 0 रख देंगे, 2y बराबर 4 होगा और y बराबर 4/2 बराबर 2 होगा। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
ये हो जाएंगे आपके पास 0 2। समझ में आ गया होगा। हमने एक एक क्वेश्चन को लेकर के उसको दो दो मेथड से इसलिए समझा रहे हैं कि यदि ये क्वेश्चन नहीं आता, ये आ जाए तो क्या करेंगे, ये आ जाए तो ऐसे कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगी। समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन ये आए या ये आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ये है कि यदि एक्स एक्स को काट रहे हैं तो यहाँ इसके निशान एक्स 0 होने चाहिए, और यदि वाई एक्स को काट रहे हैं तो 0 वाई होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या गया है कि यदि हमें कोई निर्देशांक दिए गए हैं और वो समीकरण को, ग्राफ को सत्यापित करता है, स्थित है, तो उसमें उस बिंदु के मिसिंग वैल्यू को मान ज्ञात करना है। अब क्या होगा ऐसा क्वेश्चन, देखते हैं कि जो समीकरण दी गई है उस पर हम बात करते हैं। उसने कहा है कि एक निर्देशांक है हमारे पास m-2 और 2m+1 समीकरण को टू एक्स प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 के ग्राफ पर स्थित है। तो m का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमें, m ज्ञात करना है। यदि ये बिंदु, अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया कि कोई बिंदु इस समीकरण को सत्यापित करता है, कोई बिंदु इस पर स्थित है, तो ये जो x और ये y यहां डाल दें तो ये सत्यापित हो जाएगा और ये बराबर 0 आ जाना चाहिए। तो अब हम क्या लेंगे, x को m-2 और y को 2m+1 लेंगे और यहां डाल देंगे। अब हमारे पास समीकरण जो है वो ये है। अब हमने ये समीकरण, तो इसमें x को हम ये डालें 2m-2 प्लस 3 2m+1 माइनस 10 बराबर 0। अब यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास ये m का मान आ जाएगा। देखो यहाँ इसको हल करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2m आएगा, माइनस 4 आएगा, यहाँ 6m आएगा, यहाँ 3 आएगा, ये 10 बराबर 0। अब देखो ये 6 और 2 8 आ गए, लेकिन ये जो हम ये 4 ये 3 और ये 10 देखते हैं तो कितना आया। हम m यहाँ निकालने के लिए 10 और 4 14 माइनस 3 कर दें, या माइनस 4 को और माइनस 10 को उधर ले जाएं तो ये 4 प्लस का है 10 प्लस का है माइनस 3 हो जाएगा। तो 10 और 4 14 माइनस 3 कितना हो गया, 11 हो गया। तो m का मान क्या हो जाएगा, 11/8। इस तरह से m का मान हमें मिल गया। ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि x कोई एक समीकरण आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 है तो m का मान ज्ञात करो। तो वहाँ ऐसा ही समीकरण, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी कर सकते हो सेम, कि हमें x और y के मान रखने हैं और जो m है या p है या k है उसके मान हमें मिल जाएंगे। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली सारे ग्राफ के हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ग्राफ का आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने कहा है रैखिक समीकरण को ग्राफ पर खींचिए, ग्राफ से y का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3 हो। अगला क्वेश्चन है समीकरण के 3 हल ज्ञात कीजिए। अब 3 हल करने वाला भी एक क्वेश्चन आता है। जब तक हमें 3 हल नहीं आएंगे करने या 4 हल ज्ञात करने नहीं आएंगे, जब तक हम ग्राफ नहीं खींच सकते। तो हम पहले हल ज्ञात करना सीख लें। हल कैसे ज्ञात करते हैं, यदि कोई भी समीकरण हमारे पास है, यदि हम इसी समीकरण की बात करें या कोई भी ले लें, उसके हल कैसे निकालेंगे। हमारे पास ये समीकरण थी कि यदि हमारे पास 4x माइनस 5y बराबर 15 है, या अभी हमने जो क्वेश्चन लिया 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0, इनमें हमें कह दिया जाए कि हमें 3 हल निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। 3 ही हल निकालने से क्या फायदा होगा, 4 क्यों नहीं निकाल सकते हम, 4 निकाल लें, 5 निकाल लें।
हमें ग्राफ खींचने के लिए हमें पॉइंट चाहिए, निर्देशांक चाहिए, तो निकालने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम निर्देशांक निकालेंगे कैसे, हल कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इस समीकरण को कहा जाए कि इस समीकरण में y को x के रूप में लिखो, मीन्स राइट दिस इक्वेशन y इन फॉर्म ऑफ x, और ये भी कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन राइट x इन फॉर्म ऑफ y, मतलब x को y के रूप में लिखो और y को x के रूप में लिखो, कुछ भी कह सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हम यदि इसको लेते हैं पहले तो क्या करेंगे, हम इसमें x को 10 को उधर ले जाते हैं, तो देखो ये 3y तो इधर ही रह गया, ये 10 उधर ले जाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, 2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने x को और इस अचर पद को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, और जब राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस 10 प्लस हो गया और प्लस 2x जो था वो माइनस 2x हो गया। लेकिन y के रूप में अभी नहीं बदला, y के रूप में तब बदलेगा y की वैल्यू x के रूप में जब ये 3 भी उधर हम भाग कर दें, तो क्या होगा 10x माइनस 2x बटे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम 10x माइनस 2x बटे 3 लिखते हैं, तो ये अब जो हम कह रहे थे कि y को x के रूप में लिखो, तो ये रूप उचित है, सही है, y को x के रूप में। यदि वो ये कहते कि इसको x को y के रूप में लिखो, तो हम क्या लिखते हैं, अब यदि हम इसको देखें 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0 लिखा हुआ है, तो हम x को इधर रहने दें, 10 को उधर ले जाएं और 3y को उधर शिफ्ट कर दें, और फिर x में जो 2 है उससे इसको भाग कर देते हैं, तो ये x y के रूप में आ गया। x को y के रूप में लिखे, y को x के रूप में लिखे, जैसा वो गाइड करते हैं, समझाते हैं, क्वेश्चन में कहते हैं, वैसा हमें काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसने कहा y को x के रूप में लिखो, तो x को उठा के उधर ले जाओ, और कहा जाए x को y के रूप में लिखो, तो y को उठा के उधर ले जाओ, नो प्रॉब्लम। जो x का गुणांक है उससे यहाँ भाग कर दो, यहाँ y का गुणांक 3 था उससे भाग कर दो। अब आता है कि इनके हल कैसे निकालें। हल का मतलब होता है कि यहाँ x, हमने बुक में एनसीईआरटी में पढ़ा कि यहां पर किसी भी समीकरण के अनंत हल होते हैं। अनंत हल होने से मतलब क्या है कि x का मान हम यहां अलग अलग कुछ लेते जाएंगे, y का मान कुछ अलग मिलता जाएगा। हमारे ऊपर है x क्या लें, y उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम x यहां 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, जो नंबर आपके दिमाग में आए वो यहां डालते चले जाओ, हमें y के मान मिलते चले जाएंगे। तो कितने मान मिलेंगे, अनंत मान मिल जाएंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी, मैनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो हमें ये कहा गया 3 बताओ, कोई 3 बताओ, कोई 4 बताओ, तो वो तो हमारी मर्जी है क्या लें। अब यहां हम इसमें यदि कहते हैं कि माना, ये मान लेते हैं कि x क्या है, माना x बराबर, हम ये ले लें कि ये 0 है, तो x बराबर 0 यहां डालें तो क्या मिलेगा हमें, देखो y का मान क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 गुना 0 बटे में 3। अब इसको हल करते हैं तो क्या मिलेगा, 10 माइनस 0, क्योंकि 2 गुना 0 तो 0 होगा, और ये बटे में 3 बचा। तो जब हमने x को 0 लिया था तो y का मान 10 बटे 3 मिला। इसको हम एक टेबल का रूप दे देते हैं, टेबल हम यहां बना देते हैं, ये इस तरह से हम 3-4 वैल्यूज निकाल लेंगे, ये x ले लें, यहाँ y ले लें। x हमने माना 0, तो y का मान आया 10 बटे 3, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यदि हम मान लें, माना कि x बराबर 1 है, तो फिर y का मान क्या होगा, y बराबर 10 माइनस 2 गुना 1 बटे 3। अब देखो यदि हम इसको लिखेंगे 10 और 2 गुना 1 2 होगा, 10 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 मिलेगा, 8 बटे 3, 10 माइनस 2 8, 8 बटे 3 हो गए। अब ये देखो यदि हमने x को क्या लिया था 1, तो y का मान क्या आया, 8 बटे 3। यदि हम x को 2 ले लें तो y क्या होगा,
10 माइनस 2 गुना 2/3, मतलब क्या हुआ 10 माइनस 4/3, और 10 माइनस 4 क्या हुआ 6/3, मतलब 2। अब ये देखो यहाँ हमारे पास ये 0 लेने पर भिन्न में आया, 1 लेने पर भिन्न में आया, यहाँ 2 लेने पर ये होल नंबर आ गया। तो क्या लिया था हमने 2 लिया था तो 2 आ गया। अब हम यदि 3 ले लें तो x बराबर 3 ले लें। जब x बराबर 3 लेंगे तो y का मान क्या होगा 10 माइनस 2 गुना 3/3, मतलब 10 माइनस 6/3, 4/3। अब देखो यदि 3 लिया हमने तो ये 4/3 आ गया। हम कुछ और भी ले सकते हैं। हम मान लो कि हम -1 ले लेते हैं, माना, क्योंकि अभी तक हमने सारे प्लस में लिए, माइनस में क्यों नहीं लिए, माइनस में ले लेते हैं। तो x बराबर -1 ले लेते हैं तो क्या होगा y बराबर 10 माइनस 2 गुना -1/3। तो ये 10 और -1 -2 क्या हुआ +2 हो गया /3। यहाँ हमें मिला 12/3। 12/3 का मतलब हुआ 4। तो अब हमने -1 लिया था तो यहाँ हमें 4 मिल गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या आ गया 3 हल निकालो, हमने तो 5 निकाल दिए। जो तुम्हें अच्छा लगे उसे लिख दो। ग्राफ बनाने के लिए इसके आगे की बात हम बात करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए कोशिश ये रहेगी कि हमारे पास ये जो नंबर हमें y का मिला है ये भिन्न में ना हो, पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो। पूर्ण संख्या होगी तो ग्राफ खींचना आसान होगा। अब एक कोई और नंबर ले लें हम, यदि 3 ले लेते हैं। चलो यदि हम 3 ले लें तो क्या होगा, 3 तो ले लिया था, 4 ले लें, 5 ले लें। यदि हम 5 ले लेते हैं, हम यदि 5 ले लें, यहाँ लिख देते हैं 5, तो क्या मिलेगा। देखो यहां सपोज करो कि तुम x को 5 रख रहे हो, x को हमने लिया कि हम 5 लेते हैं, तो क्या होगा यहां में क्या मिलेगा 10 माइनस 10/3 मतलब 0/3 मतलब 0। जीरो हमें एक पूर्ण संख्या मिल गई। तो इस तरह से हमें हल निकालने आने चाहिए, और जब तक हल नहीं निकालेंगे जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे। और ग्राफ का क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, इसलिए बेटर ये है कि हमें ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। पहला काम तो ये है कि जो भी समीकरण दी गई है उसको हमें बदलना है, फिर एक टेबल बनानी है। तो ये हमारे पास निर्देशांक आ गए। अब मैं इसी क्वेश्चन के लेकर के यदि ग्राफ में इसको खींचना चाहूँ, बनाना चाहूँ, तो इसको बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही हम बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इनको कहेंगे निर्देशांक। तो यहाँ ए हम लेते हैं होल नंबर 2 ले लेंगे, बी ले लें और सी ले लेते हैं, 5 0। हमने 3 बिंदु ले लिए। अब ग्राफ पे यदि हम बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, ग्राफ शीट लेंगे और उसके बीचों बीच लाइन में हम 2 लाइन ऐसे खींच देंगे। वैसे तो हाफ शीट में भी आ सकता है, तो नंबर कोई भी बड़ा नहीं है, 5 से बड़ा नहीं है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राफ पे लाइन खींचते वक्त, रेखा खींचते वक्त ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास नंबर कितने बड़े और कितने छोटे हैं। यदि वो नंबर ये यहाँ पर 5 तक है तो 5 तो आसानी से खींचेंगे। यदि ये 50 होता तो ग्राफ शीट पे 50 नंबर तक बॉक्स नहीं है, तो हमें स्केल भी कंसीडर करना पड़ेगा, स्केल भी मानना पड़ेगा, पैमाना मानना पड़ेगा। तो पैमाना क्या मानते हैं फिर हम, पैमाना मानते हैं 1 बॉक्स बराबर 1 इकाई। इस तरह से हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास तो 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5। हम इनको इस तरह से पेंसिल से यूज करना है हमें। यहाँ पर ग्राफ भी जब खींचेंगे तो सिर्फ पेंसिल ही यूज होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ये -1 -2 -3, यहाँ -1, ये -2 -3,
इसे मार्क कर सकते हैं। ये हमारे पास x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश है और ये y डैश। अब यदि हम इन बिंदुओं को उस पर दिखाना चाहते हैं, लाइन खींचना चाहते हैं, रेखा खींचना चाहते हैं, तो दो दो कहाँ होगा? देखो ये दो यहाँ है और दो यहाँ होगा। हमें ग्राफ पर ये पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है -1 और 4, -1 और 4 तो यहाँ होना चाहिए। देखो -4 x है और y 4 है, ये इसको लिखेंगे -1 और 4। और तीसरा बिंदु जो बताया निकाला वो हमने 5 0 निकाला, और 5 और 0 तो यहाँ होना चाहिए, x अक्ष पर होना चाहिए 5 0, तो हम इसको लिख देंगे 5 0। ये C था, ये A था, ये B था। अब इसकी रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है, तो क्या करेंगे? एक स्केल रख करके इनको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, सीधा मिला देंगे, ये तीनों एक लाइन में आने चाहिए। ये ग्राफ हो जाता है। ये एक रेखा का ग्राफ है। क्वेश्चन में दो रेखाओं का ग्राफ भी आया हुआ है। एक ही ग्राफ पर दो रेखा खींचनी है, तो एक रेखा ये खींच गई। तो सबसे पहले दोबारा समझ लो कि रेखा हम कैसे खींचते हैं। सारे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है मुझे, क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमारे पास जो समीकरण थी वो क्या ली थी हमने? ये जो समीकरण हमने लिखी है वो इसके क्वेश्चन की नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का। तो समीकरण हमारे पास थी 2x + 3y - 10 = 0 को ग्राफ पर दर्शाओ। दर्शाओ, दिखाओ, निरूपित करो, प्रेजेंट करो, ड्रॉ करो, ये सारी एक ही बात है। तो हमें इस रेखा को ग्राफ पे बनाना था, तो हमने क्या किया था? सबसे पहले किया था कि यहाँ से 3y = 10 - 2x लिया और y को 10x - 2x बटे में 3 लिख दिया। और उससे हमारे पास ये बहुत सारे मान आ गए, हल आ गए, सॉल्यूशन निकाल लिया हमने। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कहलाता है। यदि ये कह दे इंग्लिश में कह दे फाइंड द 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें पहले इक्वेशन को, समीकरण को इस तरह से बदलना पड़ेगा, फिर ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी जैसा कि हमने पहले दिखा चुके हैं। फिर ये टेबल और फिर निर्देशांक कोऑर्डिनेट मिले, फिर हमने ग्राफ लिया, ग्राफ पे बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींची, उसमें पेंसिल से ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 लेफ्ट में -1 आएंगे और डाउन में भी -1 आएंगे। इस तरह से ये हमारे पास ग्राफ शीट तैयार हुई और फिर ये बिंदु हमने वहां पर दिखा दिए। जब बिंदु मिले तो उन सबको यदि हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा आएगी ऑलवेज। ये ध्यान रखना कि जब भी हम किसी रेखा के निर्देशांक को बनाएंगे, खींचेंगे, तो वो एक सीधी ही रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इसमें ये पूछा कि यदि ये एक्स अक्ष पर काटती है कहीं, तो वाई क्या होगा? यदि कोई समीकरण एक्स अक्ष पर काटती है तो वाई क्या होगा? जब एक्स अक्ष पर काटती है तो वाई 0 होगा, और यदि वाई अक्ष पर काटती है तो एक्स 0 होगा। अब एक्स यदि 3 हो, इस समीकरण में कह दिया जाए कि एक्स 3 है, तो क्या मान होगा? ये ना हमने निकाल दिया ऑलरेडी। एक्स का मान 3 होने पर वाई का मान क्या होगा? तो इस समीकरण को जब हमने हल किया तो उसमें x को 3 लेकर के y का मान 4/3 आ गया। ऐसे यदि वो कहते कि y का मान 2 होने पर x का मान क्या होगा, तो y का मान 2 था तो x का मान 2 आया, उसे बता सकते हैं। अब आगे हमें कुछ समीकरण बनानी पड़ेंगी। समीकरण एप्लीकेशन है एक तरह से, तो उनको हम कैसे बनाते हैं उन पे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पर चर्चा करते हैं कि यहाँ हमें जो समीकरण बनानी होती है उसको कैसे बनाते हैं। यहाँ तो हमें समीकरण दी थी, बनी बनाई थी। अब एक क्वेश्चन है, उसको समझते हैं कि एक व्यापारी ने 4 कुर्सी और 5 मेजों की कीमत 3200 रुपए रखी है। 4 कुर्सी और 5 मेजों की कीमत 3200 रुपए है। इस कथन के लिए दो चर में समीकरण लिखकर 2 हल ज्ञात कीजिए। यदि ये क्वेश्चन है, उसने कहा 4 कुर्सी और 5 मेज 3200 रुपए के हैं, मैंने लिख दिया डायरेक्ट। लेकिन ये एक्स और वाई क्या है? हमें यहां मानना पड़ेगा कि एक्स जो है हम दिखाना चाहते हैं एक्स कुर्सी है और वाई मेज है। एक्स कुर्सी और वाई मेज क्यों?
हमें संख्या तो मालूम है लेकिन उसकी कॉस्ट मालूम नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना, इसको बाद में लिखेंगे, माना एक कुर्सी की कीमत बराबर x रुपये और एक मेज की कीमत बराबर y रुपये है। हमें इस तरह से इनको मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने संख्या दे रखी है, कीमत नहीं दे रखी, और जो चीज नहीं दे रखी होती हम उसको मानते हैं। माना ये बराबर ये है, जो हमें निकालना होता है उसको मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो यहां उसने कहा था कि x और y, तो उसने नहीं कहा, उसने कहा दो चर वाले समीकरण के रूप में इसको लिखो और दो हल ज्ञात करो। दो हल लिखो, 4 कुर्सी और 5 मेजों की कीमत 3200 रुपए है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि यदि एक कुर्सी की कीमत x है, एक मेज की कीमत y है, तो ये समीकरण हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 3200 रुपये हो जाएगा। अब उसने पूछा कि दो हल बताओ। अब दो हल बताएं तो क्या बताएंगे, क्या सोचेंगे हम? 3200 रुपये 3200 रुपये हैं, तो क्या हम ग्राफ खींचने के लिए कह दें तो क्या करेंगे? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यदि ग्राफ के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? ग्राफ एक बॉक्स बराबर क्या मानेंगे? क्या एक इकाई माने? एक बॉक्स बराबर एक इकाई मानेंगे तो क्या होगा? हमें 3200 बॉक्स चाहिए। 3200 नहीं चाहिए तो 4 से भाग करने के बाद 800 चाहिए। तो 800 बड़ा ग्राफ तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ 100 का अंतर लेना पड़ेगा। यदि हम कह दें कि एक बॉक्स बराबर, तो यहाँ हमें लेना पड़ेगा 100 इकाई के बराबर या 100 रुपए के बराबर लेना पड़ेगा। एक बॉक्स बराबर 100 रुपए, इस तरह से लेना पड़ेगा। अब 100 भी होगा तो 3200 में कितने आएंगे? 32 बॉक्स बनेंगे, या 32 को यदि 4 से भाग करेंगे तो 8 मिलेंगे, 5 से करेंगे तो हमें फिर 6.4 मिलेंगे, दशमलव मिलेंगे। इस तरह से हम स्केल को मानना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे पास जो स्केल है वो हमें अपने इच्छा के अनुसार नहीं, क्वेश्चन के अनुसार चेंज करना पड़ता है। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमारी कुर्सी की मेज क्या होगी, या मेज की कीमत क्या होगी और कुर्सी की कीमत क्या होगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने पहले क्वेश्चन में तो 1 लिया था, x को 2 लिया था, 3 लिया था, 5 लिया था, ऐसे ले ले। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कुर्सी 1-2 रुपए में आ जाएगी? तो हमें ऐसा सोचना है, जनरल हमारी लाइफ के से संबंधित प्रॉब्लम है ये। हमारी लाइफ में कुर्सी की कीमत क्या होगी? 500, 700, 1000, 1500 रुपए होगी, 2000 रुपए होगी, और मेज की कीमत 1000, 1200, 1500 होगी। तो उसके अनुसार हमें सोचना पड़ेगा कि इसकी कुर्सी की मेज क्या हो, कीमत क्या होगी और मेज की कीमत क्या हो सकती है। कल्पना करेंगे कि हम बाजार में जा रहे हैं कुर्सी खरीदने, तो मान लेते हैं कि एक कुर्सी की कीमत क्या हो, 500 रुपए मान लेते हैं, तो मेज की कीमत हमें मिल जाएगी। यदि हम ये कहते हैं, उसने कहा कि इसमें 2 हल निकालो, लेकिन ध्यान रखना है हल भी निकालेंगे तो वो होल नंबर में आना चाहिए, ये 5 से भाग होना चाहिए। 3200 माइनस 4x को 5 से भाग करना पड़ेगा, 2 हल तभी मिलेंगे। अब यदि हम x को 0 ले लें, यानी कि हमने कुर्सी खरीदी नहीं, लेकिन उससे तो कहा 4 कुर्सी हैं, तो कुर्सी की लेनी है तो उसकी कीमत भी लेनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं इसको 500 ले लेते हैं, तो क्या होगा देखो, यदि हम 500 ले लें, माना x बराबर 500 रुपए है, कुर्सी की कीमत 500 रुपए, तो क्या यहाँ डाल देते हैं 3200 माइनस 4 गुना 500 बटे में 5। अब देखो 3200 में से कितना माइनस करोगे आप? 3200 में से 2000 माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 1200 बचेंगे, और 1200 में से 5 से भाग करोगे तो क्या मिलेगी कीमत? 5 से भाग करोगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, लगभग 240 रुपए हो गई मेज की कीमत। हमें सैकड़े में लेनी है, हम ये मान लें कि x हमारे पास जो है, दूसरा x और मानना पड़ेगा, हम 400 ले लें,
तब क्या होगा, तो यहाँ y का मान क्या होगा, ये 3200 है माइनस 4 गुना 400, फिर 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 3200 में से हमें 1600 माइनस करना पड़ेगा और फिर 5 से भाग करना पड़ेगा। अब 1600 को तुम 5 से भाग करोगे तो क्या होगा, 5 या 15 और 5 में 10, अब 320 रुपये हो जाएगा। अब हमारे पास हमने मान लिया था कि 500 रुपये कुर्सी की कीमत है, तो टेबल की कीमत आ गई 240 रुपये। और यदि हमने माना कुर्सी की कीमत 400 रुपये, तो मेज की आ गई 320 रुपये। हम यदि 300 मान लें तो कुछ और आएगी, लेकिन उसने कहा 2 निकालो, हमने 2 निकाल दिए। हम यदि इसको ले लें कि भाई ये और 200 रुपये ले लें कुर्सी की कीमत, तो हमें y की कीमत कुछ और मिल जाएगी। ऐसे ही हमारे पास समीकरण के हल निकालने होते हैं और इन्हें कहते हैं समीकरण के हल निकालना। अब पहले हमने क्या निकाला था कि सबसे पहले हमारे पास जो थी समीकरण बनानी थी, तो हमने पहले माना कि x क्या है और y क्या है। x कुर्सी की कीमत और y मेज की कीमत है। जब कुर्सी और मेज का संबंध दिया गया, उसकी हेल्प से हमने यहाँ समीकरण बना दी। जो कुछ भी समीकरण बनानी है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है जो बनाना है। थोड़ा सा हमें अलजेब्रिक टर्म्स को, बीजीय अंक को, x और y को उसमें प्रयोग करते हुए बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 2 रेखाएं हैं, उनको एक ही ग्राफ पे बनाना है। 2 रेखाएं हैं, उनको एक ही ग्राफ पे बनाना है। तो हमारे पास जो रेखाएं हैं वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि y = x है, एक ही समीकरण है, और दूसरी दे रखी है 2x - y = 6, ये दूसरी समीकरण है। इसने कहा है कि यदि ये एक ही ग्राफ पर हम खींचते हैं और जो ग्राफ बनता है इसके प्रतिच्छेद बिंदु को चिन्हित करना है। जो ये दोनों रेखाएं कहीं एक दूसरे को काटती हैं, उनके निर्देशांक भी लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण y = x के लिए, for x = y के लिए हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनेगी, देखो हमें सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि कम से कम हमें 3 हल निकालने पड़ेंगे हर समीकरण के लिए, तभी हम ग्राफ खींच पाएंगे। अब x को यदि हम 1 लेते हैं तो यहाँ 1 लिया तो ये 1 आएगा, 2 लेते हैं तो 2 आएगा, 3 लेते हैं तो 3 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, y = x सीधा सीधा जो x लेंगे वही y होगा। अब दूसरी समीकरण लेते हैं 2x - y = 6 के लिए। हम इसको समीकरण को लिखते हैं। अब यहाँ गलती कहाँ होती है, ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ हम इसमें गलती कर देते हैं कि ये -y तो है, 2x को उधर ले भी जाएंगे, लेकिन ये 6 - 2x भी कर देता है, लेकिन इस माइनस को कुछ बदलना भूल जाते हो। इस माइनस को हम यहाँ से हटाएंगे, सिर्फ y रहना चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी है सबको उधर ले जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन है उसको भी उधर ले जाएंगे। तो क्या होगा, 6 - 2x बटे में -1 लिखेंगे। कंसेप्ट समझ लेना, ये 1 -1 है, उधर ले गए, फिर -1 से इसमें ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 6 जो है वो माइनस का हो जाएगा और 2x जो है वो प्लस का हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x - 6, क्योंकि चिन्ह बदल गया। हम इसको किसी दूसरे उसमें बदल सकते थे, जैसे ये y 2x - y = 6 है, तो इस y को उधर ले जाएं, 2x - 6 = y, ऐसे भी हम इसको बदल सकते हैं। तो यही आ गया y = 2x = 6, यहाँ भी y = 2x - 6। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास इसकी टेबल बनानी है, तो टेबल कैसे बनेगी, वही सेम प्रोसेस। देखते हैं, हमें 3 मान निकालने हैं x और y के। तो देखो x को यहाँ हम क्या रखें, यदि x को 0 रख देता है तो 2 - 0 0 होगा, -6 बचेगा। यदि हम 1 रख देते हैं, हमने 1 यहाँ रखा ना, 1 यहाँ भी रख देते हैं, चलो तो 1 यहाँ रखेंगे तो 2 × 1 2 2 - 6 -4 आएगा। यदि 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 - 6 -2 आ गया। यदि 3 रख देते हैं तो 3 दूनी 6 - 6, ये 0 आ जाएगा।
हमारे पास दोनों समीकरणों के निर्देशांक आ गए, 3 हल निकाल लिए हमने, 3 सॉल्यूशन निकाल लिए। अब क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर क्या है इनमें, देखो 3 है, -4 है, तो हम एक छोटा सा ग्राफ से काम चल जाएगा, बहुत बड़ा ग्राफ भी नहीं चाहिए, बहुत सारे नंबर नहीं है, बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं है, तो क्या करना है हमें 0 से 1 2 3 4 से ही काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 तक है, ये -4 तक, तो -4 तक हम ले लेंगे, 1 2 3 -4 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4, यहाँ लिख देंगे हम 1 2 3, यहाँ भी हम मार्क कर दें -1 -2 -3। अब हमारे पास बिंदु क्या है, 1 1 बिंदु है, तो 1 1 बिंदु कहाँ होगा, देखो 1 1 बिंदु यहाँ कहीं होगा, ये 1 1 बिंदु, 2 2 बिंदु है तो 2 2 बिंदु यहाँ कहीं होगा, 3 3 कहाँ होगा, 3 3 यहाँ हो जाएगा। इनके निर्देशांक लिख देंगे 1 1, यहाँ 2 2 और ये 3 3। अब इन तीनों को लाइन मिला देते हैं, देखो ये लाइन ऐसे मिल जाएगी, सीधी आएगी, और इस लाइन को क्या लिखेंगे, y² x, और स्केल क्या होगा, पैमाना क्या होगा, ये जरूरी है मानना, माना पैमाना 1 बॉक्स बराबर 1 इकाई, तो 1 बॉक्स बराबर 1 इकाई हमने लिया। अब दूसरे निर्देशांक देखेंगे, तो 1 पर क्या है, यहाँ पर 1 पर -4 है, तो 1 पर -4 तो यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ हमने इसको गलत लिख दिया, इधर लिख देता है, तो ये 1 पर -4 ही होगा। फिर है 2 पर -2, 2 पर -2 यहाँ हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास क्या था 1 -4, दूसरा क्या है 2 2, और तीसरा क्या है 3 0, ये 3 0 होगा। अब यदि हम इनको आगे मिलाते हैं इस तरह से, तो ये कहीं लाइन इस तरह जाएगी, अब ये तो कहीं काटती नहीं, लेकिन काटेगी जरूर आगे जाके कहीं, अब कहां काटेगी ये देखना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, सीधे आगे खींच देंगे, ये कहीं तो जाके मिलेगी। अब कहां मिलेगी वो ग्राफ में नजर आ जाएगा हमें, उसको हमें बताना है कि ये उस बिंदु पर जाके मिल रही है। अब यदि हम इसको देखें तो कहां मिलेगी, ये हमें मिलेगी x y equal to 6, y equal to 6 और x equal to 6, ये यहाँ जो बिंदु होगा वो कहीं ऐसे 5 6 यहाँ कहीं होगा, और ये 6 पर जाके मिलेगा। इसके जो निर्देशांक होंगे वो 6 6 होंगे, वो कैसे निकालें, ये थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड का मैटर हो जाएगा, हमें कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। फिर भी मैं बता देता हूं कि हमारे पास एक समीकरण 2x - y बराबर 6 है, और एक है y बराबर x। ये ग्राफ हमने छोटा बना दिया, यदि ग्राफ शीट पे पोस्टे एक्चुअल ग्राफ शीट बनाएंगे तो इसका सॉल्यूशन ऐसे ही हमें मिल जाएगा। इसका हल क्या करेंगे, इस y को x की जगह रख दो, या x को y की जगह रख दो। यदि x की जगह y या y को x रख देंगे तो क्या होगा, y को x रख दो तो 2x - x बराबर 6 और x बराबर 6 आ जाएगा। जब x का मान 6 है तो y भी 6 आएगा, इसलिए ये 6 6 x 6 और y 6 इसका हल होगा। ग्राफ जब आप लोग ओरिजिनल शीट पे बनाओगे तो ये एक्चुअल आंसर में मिल जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिया गया जिसमें कहा गया कि 2 लाइन खींचनी है और उससे कहीं त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज को छायांकित करना है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कहीं बन रहा है, देखो त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ये वो एक्स अक्ष, ये एक लाइन ये और ये इस तरह से, तो इसको कह दिया जाए इसको छायांकित करो, तो इसको यहाँ से छायांकित कर दो। तो ये एक इस तरह का क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज बनेगा, उसको छायांकित करना है। कैसे बनेगा, 2 लाइन है और एक एक्स ले दो या वाई एक्स होगा, उसके साथ त्रिभुज बनेगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो एप्लीकेशन है। एक क्वेश्चन था कि समीकरण बनानी है, 2 बल्लेबाज हैं, क्रिकेट खेलते हैं और उन दोनों ने 120 रन बनाए हैं। 2 चर वाली समीकरण बनानी है। 2 चर वाली समीकरण बनानी है तो एक ने x रन बनाए और दूसरे ने y बनाए, दोनों ने मिला के 120 रन बना दिए, समीकरण बन गई और इसको फिर ग्राफ खींच देना।
अब यहाँ रन 120 हैं, तो हमें 1 रन 2 रन नहीं लेना x को या y को, हमें 10 के मल्टीपल लेने पड़ेंगे कम से कम स्केल में ग्राफ बनाने के लिए। एक इकाई, एक बॉक्स बराबर 10 इकाई या 10 रन, तब हमारे पास ग्राफ खींच पाएगा। नहीं तो 120 हमारे पास नंबर बहुत बड़ा होगा, जिसके लिए हमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें स्केल चेंज करना पड़ेगा। दूसरा एक ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एप्लीकेशन को पढ़ करके उसकी समीकरण बना देता हूँ। एक कथन को पढ़ करके समीकरण बनानी है। पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु का 7 गुने के बराबर है। अब पिता की आयु यदि हम कह दें कि y है, उसका दुगना पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर है। यदि हम मान लें कि पिता की आयु y है और पुत्र की आयु x है, तो एक ये रिलेशन आ गया कि पिता की आयु का दुगना और पुत्र की आयु का 7 गुना आपस में बराबर हैं। तो समीकरण हमारे पास बन गई और इसको ग्राफ बना देना। तो y बराबर 7/2x लिख सकते हैं उसको। x क्या लेना है, 2 का मल्टीपल लेना है, जो होल नंबर आ जाए। 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो। फिर वो पूछ रहा है कि यदि पुत्र की आयु 10 वर्ष हो तो पिता की आयु क्या होगी। तो यदि हम x को 10 ले लेते हैं तो क्या होगा, पिता की आयु 35 वर्ष हो जाएगी। इस तरह की कुछ जो क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट सारे दे दिए हैं। अब आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस मैंने वीडियो से पहले, क्वेश्चनों को हल करने से पहले आपको वीडियो में दिखाए हैं। उनमें आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के उन क्वेश्चन को ले सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। आई श्योर कि ये यदि आप इतना काम करते हो तो आपके इस चैप्टर्स में से लगभग 8 से 10 नंबर का टॉपिक एग्जाम में आएगा, और ये एग्जाम में 8 से 10 नंबर, कम से कम 8 नंबर का वेटेज तो आएगी। इसलिए इसको अच्छी तरह से करें